हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं इस चैप्टर का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। सो इन प्रीवियस वीडियो, दैट इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, वी विल डिस्कस दैट कि हमने क्या डिस्कस किया था। हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड आर देयर, एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के हमने प्रोसीजर देखे थे। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस भी हमने शुरू कर दिया था। सो आज हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। The process of breathing can be divided into two phases, inspiration or inhalation या expiration और exhalation। हमें पता है जब भी हम सांस एयर जो हम लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, जब भी हम अंदर करते हैं, उसको अंदर लेते हैं अपनी बॉडी के, तो उसको हम इन्हेलेशन बोलते हैं। और जब हम उसको टेक आउट करते हैं, रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी से, तो हम उसे एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो इन्हेलेशन को इंस्पिरेशन भी बोल सकते हैं और एक्सहेलेशन को एक्सपीरेशन भी बोल सकते हैं। सो इन इंस्पिरेशन एयर मूव्स इनटू द लंग्स और एक्सपीरेशन में आउट ऑफ द लंग्स, एंड द लंग्स themselves have no muscles tissues. Their movement is controlled by the rib cage and diaphragm, and during inspiration the muscles around the rib cage contract, lifting the ribs upward and outward and lowering the dome of the diaphragm until it forms a nearly flat sheet. As a result of these changes, the chest activity, जो चेस्ट की कैविटी होती है वो एक्सपैंड कर जाती है, जिसकी वजह से जो लंग्स होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं। एंड ड्यू टू दिस इनलार्जमेंट ऑफ द लंग्स, एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स फॉल बिलो द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड द बॉडी। तो आउटसाइड बॉडी का जो प्रेशर है और जो लंग्स का प्रेशर है वो नीचे चला जाएगा, बिलो द प्रेशर हो जाएगा आउटसाइड द बॉडी के अकॉर्डिंग में। एंड दिस क्रिएट्स अ पार्शियल वैक्यूम, एंड सो द एयर फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी रशेज इनटू द लंग्स, जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है। तो आउटसाइड बॉडी से क्या होता है, लंग्स के पास एयर जाती है, ठीक है, क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है एक, जिसकी वजह से बाहर आउटसाइड बॉडी से लंग्स में एयर जाती है। सो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन में क्या होगा, जो मसल्स हैं वो लिफ्ट करते हैं रिब केज को और लोअर कर देते हैं डायफ्रैगम को, रिलैक्स करते हैं। एज अ रिज़ल्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, रिब केज और डायफ्रैगम जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे आ जाता है और लंग कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। With each such contraction of lungs, the air inside them gets forced out. तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो एयर है वो बाहर आ जाती है, रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी। सो यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, इसमें हमें बता रखा है कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होती है। इन्हेलेशन में क्या प्रोसेस रहता है, जब हम एयर को इन्हेल करते हैं तो जो रिब केज होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इस वजह से, और जो चेस्ट होती है वो एक्सपैंड करनी शुरू कर जाती है। ये लंग्स हैं, ये डायफ्रैगम है, और डायफ्रैगम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है और डाउन मूव करता है। लेकिन एक्सहेलेशन में इसके अपोजिट होता है, जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है और जो रिब केज है वो हमारा जो स्मॉल बन जाता है बिल्कुल, और रिब मसल्स रिलैक्स करनी शुरू कर जाती हैं, और जिसकी वजह से एक्सहेलेशन होता है एंड डायफ्रैगम रिलैक्स करना शुरू करता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। सो नेक्स्ट इज़, डू यू नो why do you yawn? So when you are sleepy or drowsy, the lungs do not take enough oxygen from the air. This causes an increase of carbon dioxide in your body, and the brain senses this increase and sends a message to that causes you to take a deep long breath, a yawn. yawn मतलब एक उबासी लेना, जब हम वी आर फीलिंग स्लीपी, जब हमें थकान महसूस होती है, हम थोड़े थके हुए होते हैं, तो हमें उबासी आनी शुरू हो जाती है। So it brings in oxygen and decrease the carbon dioxide content in the blood. Now find out why you cough and sneeze. तो आपको ये देखना है कि आप खांसते, और कफ मीन्स खांसना और स्नीज मतलब जब हमें जुकाम वगैरह हो जाता है तो उसको हम स्नीज बोलते हैं। नेक्स्ट इज़, डू यू नो
Smoking affects lungs. When one smokes cigarettes, many chemicals enters one body through the lungs, and burning of tobacco produces more than 4000 केमिकल्स। तो हमें पता है कि जो स्मोक होता है वो हमें हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड टार आर सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस जिसकी वजह से स्मोक जो होता है वो हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है। एंड स्मोकर जनरली सफ़र फ्रॉम वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्रीदिंग, जिसकी वजह से उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है और ये एक अनोइंग कफ टू ग्रेव इलनेस लाइक एम्फीसीमा और कैंसर का भी रूप ले लेता है। Next is how is oxygen transported from lungs to other parts of the body. So the blood while passing through the lungs picks up oxygen with the help of a red pigment hemoglobin के थ्रू से वो ब्लड को ऑक्सीजन को पिकअप करता है और जो ब्लड होता है रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को लेता भी है, पिक कर देता है और जो बॉडी उसको प्रोड्यूस करती है और लंग्स के पास उसको ट्रांसफ़र कर देता है ताकि वो एक्सहेलेशन में बाहर निकल जाए। एंड दस hemoglobin thus acts as a respiratory carrier in our body. Why do we need to breathe out carbon dioxide? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो टॉक्सिक हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर रिमूव करना ज़रूरी है एंड इट इज़ ब्रॉट टू द लंग्स बाय द ब्लड एंड देन रिमूव व्हेन वी एक्सहेल। Next है activity to show that exhaled air contains carbon dioxide. Take a drinking straw and a test tube containing fresh prepared lime water. Place one end of the straw in the lime water and blow the exhaled air gently at the other end of the straw. What do you observe? तो आप देखोगे कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की अपीयरेंस करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज की वर्ड्स एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स पर मिनट। सेलुलर रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन होती है पर्टिकुलरली सेल्स के अंदर। एक्सपीरेशन जिसको हम गिविंग आउट ऑफ एयर, जब हम गिव आउट करते हैं जो भी एयर है उसको अपनी बॉडी से एक्सेल करते हैं। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इंस्पिरेशन जब हम इनहेलेशन करते हैं, टेकिंग इनसाइड द बॉडी। एंड लेंटिसल्स पोर्स होते हैं सरफेस ऑफ वुडी ब्रांचेस जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन, कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इनटू बायोकेमिकल एनर्जी। स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं सरफेस ऑफ लीव्स पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यूज़फुल होती हैं। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू ओपन स्टोमेटा। जब भी प्लांट के अंदर ज़्यादा पानी हो जाता है तो एक्सेस वाटर में वो लूज़ कर देता है उस वाटर को थ्रू ओपन स्टोमेटा। यू मस्ट नो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी। सभी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी इज रिलीज थ्रू द ब्रेक डाउन ऑफ शुगर्स इन फूड्स बाय प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, दो टाइप्स का होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक एंड एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज एनारोबिक। सो एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन मसल्स के अंदर होता है जो लैक्टिक एसिड को अपने अंदर एक्यूमुलेट करता है जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होते हैं। प्लांट्स रिस्पायर करते हैं इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी एंड दे डू सो बाय एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स। उसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो रिलीज आउट हो जाता है थ्रू द ओपन स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। स्मॉल एनिमल्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। मैमल्स के अंदर लंग्स होते हैं। Human takes in oxygen from the air for respiration. Breathing, a process of external respiration, involves inhalation and exhalation. ह्यूमंस के अंदर ब्रीथिंग जो होती है वो रिब के जो डायफ्रागम की हेल्प से होती है। नंबर ऑफ टाइम्स एन एनिमल ब्रीथ्स पर मिनट इज कॉल्ड इज इट्स ब्रीदिंग रेट। जो भी वो 1 मिनट में ब्रीथ करता है उसे हम ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर इज ब्रीथ्ड इन
during the inhalation, and this oxygen is then carried to different parts of the body by hemoglobin, which is a red coloring pigment of the blood. कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, और वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाद में लंग्स के पास, ताकि वो बाहर एक्सेलेशन में रिमूव आउट हो सके। हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक हो जाते हैं अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो इसीलिए उसको रिमूव करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास समथिंग टू नो, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। लैक्टिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डैश रेस्पिरेशन। तो लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है, सो वी राइट हेयर एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स हैव ऑर्गन्स कॉल्ड फॉर रेस्पिरेशन। इंसेक्ट्स के पास ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं, TRACHAE ट्रैकिया। टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हम उसे इन्हेलेशन बोलते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन्हेलेशन। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली ब्रीथ्स फ्रॉम डैश एंड डैश टाइम्स पर मिनट। तो एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग कितने से कितने टाइम पर मिनट में ब्रीथ करता है, 14 to 20। द मूवमेंट ऑफ लंग्स इज़ कंट्रोल्ड बाय, जो मूवमेंट होती है वो रिब केज और डायफ्रैगम कंट्रोल करते हैं, सो रिब केज एंड दी diaphragm. Next is sixth, dash acts as the respiratory carrier in our body. तो हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी कैरियर का काम करता है, सो वी राइट हेयर हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। लैक्टिक एसिड, मसल क्रैम्प्स, स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेटरी कैरियर, हीमोग्लोबिन, लेंटिसेल्स, पोर्स ऑन ब्रांचेस, एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट। ठीक है, अब हमने मैच भी कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस पे। रेस्पिरेशन हेल्प्स इन, रेस्पिरेशन किस में हेल्प करती है, ऑब्टेनिंग द एनर्जी। स्टोमेटा परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, स्टोमेटा किस चीज़ का फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो वो कौन सा प्रोसेस है, इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। टू सर्वाइव प्लांट रूट्स नीड, प्लांट रूट्स को क्या ज़रूरत होती है, किस चीज़ की, ऑक्सीजन की। अर्थवॉर्म लीचेस रिस्पायर करते हैं थ्रू स्किन। अब नेक्स्ट है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, दैट इज डी पार्ट। सो फर्स्ट इज डिफाइन रेस्पिरेशन एंड नेम द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स शुगर को बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द ऑक्सीजन, इज नोन एज रेस्पिरेशन। और इसके दो टाइप्स होते हैं, वो हमें बताने हैं। सो द प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स convert sugars into biological energy using oxygen is called respiration। क्या बोलते हैं हम उसे, respiration। So respiration is of two types.
एरोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें 4 दिए हुए हैं यहाँ पे पार्ट्स, तो हमें बताना है ये कैसे रेस्पायर करते हैं। सो क्रैब कैसे रेस्पायर करता है? थ्रू गिल्स। मैन कैसे रेस्पायर करता है? थ्रू लंग्स। लीच कैसे रेस्पायर करता है? थ्रू स्किन। एन इंसेक्ट trachea. Fine. We move on to the next third question, that is define transpiration. तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है हमें वो डिफाइन करना है। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ एक्सेस वाटर from plants through open stomata is called transpiration। क्या बोलते हैं? transpiration। Next we move on to the next question. So the next question is define the term breathing rate। breathing rate क्या होता है? लिखते हैं इस क्वेश्चन को। So the number of times an animal breathes per minute is known as its, क्या बोलते हैं उसको? is known as its breathing rate। Next we move on to the next question, that is our fifth question. So the name the body organs which help the lungs during the process of breathing। तो कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स लंग को हेल्प करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस में? सो कौन कौन से होते हैं? रिब केज एंड डायफ्रैगम। फाइन। अब नेक्स्ट है वाई डू वी नीड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में अगर प्रेजेंट होगा तो इट कैन बी टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था। सो high levels of carbon dioxide in the body can be toxic, and hence carbon dioxide needs to be removed, and it is brought to the lungs by the blood and then removed when we exhale. So this is our D6 number question. Next we move to the next part, that is E part. Why do we get muscle cramps after heavy exercise? तो जब भी हम हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमें मसल्स क्रैम्प क्यों हो जाते हैं? इसका आंसर लिखते हैं। सो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज जब भी हम हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं वी नीड मोर एनर्जी, वी नीड more energy, but the supply of oxygen
to produce energy is limited. Therefore, anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. This leads to the formation. This leads to the formation of lactic acid, which accumulates in muscles. Because of this, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मसल्स हैं, the muscles cannot continue working for long. They get fatigued after some time, causing muscle cramps. Fine. नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन. सो वाई डज अ पॉटेड प्लांट डाई व्हेन ओवर वाटर. तो हमने पढ़ा था कि जो पॉटेड प्लांट होता है वो मर क्यों जाता है, डेड क्यों हो जाता है जब भी हम उसके अंदर ओवर वाटरिंग करेंगे. तो ओवर वाटरिंग से जो उसके पोर्स होते हैं उसके अंदर भी वाटर चला जाता है, जिसकी वजह से वो एयर जो होती है, एयर स्पेसेस वो फुलफ़िल नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से वो ब्रीथ नहीं कर पाता, रेस्पायर नहीं कर पाता, और वो डेड हो जाता है. सो यही इसका आंसर है. सो लेट्स राइट. अ पॉटेड प्लांट, अ potted plant die when over watered, because the cells in the roots of the plants also need oxygen to survive. They take in air from air spaces in the soil, get occupied by the water, and this prevents the
plant roots from taking in air that they need, जो उनको रिक्वायर्ड होती है उसकी जगह पानी भर जाता है, जिसकी वजह से therefore a potted plant therefore a potted plant dies if over watered. ठीक है, तो ज़्यादा पानी देते हैं तो वो जो प्लांट होता है वो डेड हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर स्टोमेटा फाउंड इन अ प्लांट एंड स्टेट देयर फंक्शन. तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसका फंक्शन बताना है. Stomata are found on the surfaces. Stomata are found on the surfaces of leaves of a plant. और फंक्शंस क्या होते हैं स्टोमेटा के? फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, फर्स्ट इज helps in exchange of gases, oxygen and carbon dioxide. सेकेंड फंक्शन क्या है? loss excess amount of water in the form of water vapor in the form of water vapor. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो आज ही हमने डिस्कस किया था ये वाला टॉपिक. सो हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो यही इसका आंसर आप फुल लिखोगे. सो द ब्लड से लेके द ब्लड वाइल पासिंग थ्रू द लंग्स पिक्स अप द ऑक्सीजन with the help of red pigment hemoglobin, and blood is red due to the presence of hemoglobin in it. And hemoglobin transports oxygen to different parts of the body, and it also picks some of the carbon dioxide produced by the cells during cellular respiration and transport it to the lungs for expiration. So hemoglobin जो है वो respiratory carrier का काम करता है. So this is your E का 4th नंबर क्वेश्चन. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ नीट वेल लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का वेल लेबल डायग्राम बनाना है, ड्रॉ करना है. सो दिस इज़ योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी डायग्राम. आपको ये ड्रॉ करना है. ई 5th नंबर क्वेश्चन. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
So our next question is, describe an activity to show that exhaled air contains carbon dioxide. तो आपको एक एक्टिविटी बतानी है, एक्टिविटी से बताना है कि जो एक्सहेल्ड एयर होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए आज हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी। सो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये एक्टिविटी राइट डाउन करनी है जिसमें हम बताते हैं कि जो एक्सहेल्ड एयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जिसमें लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की अपीयरेंस शो करता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है दैट द एक्सहेल्ड एयर कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। सो इट इज़ ई 6th नंबर आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट आंसर पे, लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ ई पार्ट 7th क्वेश्चन। इसकी जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर एंड कंप्लीट योर नोटबुक्स एंड बुक्स। सो 7th क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस। हमें चेंजेस बताने हैं अराउंड द रिब केज, डायफ्रैगम और चेस्ट कैविटी। इंस्पिरेशन के टाइम पे इनमें क्या चेंजेस आते हैं और इफ़ेक्ट बताना है इनके चेंजेस के ऊपर। ठीक है, क्या इनके चेंजेस से क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन the muscles around the rib cage contract, lifting the ribs upward and आउटवर्ड। तो फर्स्ट कंडीशन में तो ये होगा, जो मसल्स होंगी रिब केज के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिससे जो रिब्स हैं वो अपवर्ड आउटवर्ड लिफ्ट करेगा। नेक्स्ट, डायफ्रैगम में क्या चेंज आएगा वो बताना है सेकंड में। सो डायफ्रैगम contracts and becomes nearly फ्लैट शीट। तो एक फ्लैट शीट की तरह वो बिल्कुल बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बिल्कुल। थर्ड में चेस्ट कैविटी का बताना है। द चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट कैविटी होगी वो एक्सपैंड करेगी, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड्स। ठीक है, और इसका अफेक्ट बताना है, इसके इंस्पिरेशन के थ्रू इफ़ेक्ट क्या होगा। सो एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स, जो एयर प्रेशर होगा लंग्स के अंदर वो फॉल्स बिलो द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड द बॉडी, जिसकी वजह से दिस क्रिएट्स ए पार्शियल वैक्यूम, जिसकी वजह से एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा। एंड सो द एयर, जो एयर होगी आउटसाइड बॉडी से इनसाइड बॉडी में चली जाएगी, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी rushes into the
लंग्स, तो वो लंग्स के अंदर रश करेगी और पहुंच जाएगी। तो ये इफ़ेक्ट होगा हमारा इंस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो हमने इसका कंप्लीट किया और जो इसकी इफ़ेक्ट था ये भी हमने नोट डाउन कर लिया है। सो वी आर ऑल completed with this chapter also. So I hope this video helps you, and if you have any doubts please let me know in the comment section, and if you like my video please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.